हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बोर्ड एग्जाम क्लास 12 बायोलॉजी का अध्याय 7 मानव स्वास्थ्य तथा रोग। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे। तो यह वीडियो हमारा वन शॉट का वीडियो है। आज के वीडियो में हम एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो यह जो वीडियो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो देखिए पहला हेडिंग हमारा क्या है, स्वास्थ्य। तो देखिए स्वास्थ्य क्या होता है। हेडिंग पहला हमारा है स्वास्थ्य। तो देखिए WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार स्वास्थ्य का अर्थ है प्राणी का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से अच्छा होना। जो WHO है उसके अनुसार स्वास्थ्य का अर्थ है प्राणी का शरीर यानी उसका शारीरिक रूप, मानसिक, दिमागी तौर पर, सामाजिक रूप से अच्छा होना स्वास्थ्य कहलाता है। अब देखिए अगला हेडिंग है रोग। रोग क्या होता है। देखिए शरीर की सामान्य अवस्था में किसी प्रकार की असामान्य परिवर्तन या दुर्बलता उत्पन्न होता है तो उसे रोग कहते हैं। देखिए जिस प्रकार से सामान्य शरीर होता है उसमें जो कोई परिवर्तन होता है, जैसे कि शरीर का तापमान होता है 98 डिग्री, तो 98 डिग्री होता है, तो अगर इसमें परिवर्तन हो जाए, ये बढ़ जाए 101 हो जाए तो आपको क्या रोग हो जाएगा। कौन सा रोग हो? ज्वर हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, तो यही रोग है। या फिर दुर्बलता यानी शरीर पतला हो जाए, यही सब रोग है। अब देखिए रोगों के प्रकार। अगला हेडिंग है रोगों के प्रकार। तो देखिए क्या है, मानव में होने वाले रोग दो प्रकार के होते हैं, यानी मानव में होने वाले रोगों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है जन्मजात रोग। तो देखिए जन्मजात रोग है, और दूसरा है उपार्जित रोग। तो देखिए जन्मजात रोग क्या होता है। देखिए वह रोग जो मानव में जन्म से ही होते हैं उन्हें जन्मजात रोग कहते हैं, यानी जन्म लेने से पहले से ही उनसे जो रोग होते हैं वो जन्मजात रोग होते हैं। जैसे कि वो जैसे कि जो वंशागत रोग होते हैं, जैसे किसी के पिता का जो रोग है, जैसे कि मान लीजिए किसी के पिता को वर्धानता रोग है और उसके पुत्र को जैसे जन्म लेगा उसमें भी वर्धानता रोग होगा, तो ये क्या हो गया, जन्मजात, यानी ये जन्म से पहले ही रोग है, जन्मजात रोग है ये। तो वह रोग जो मानव में जन्म से ही होते हैं जन्मजात रोग कहलाते हैं। आगे देखिए ये रोग निम्नलिखित कारणों से हो सकते हैं। नंबर 1 देखिए क्या है, किसी जीन में उत्परिवर्तन द्वारा, जैसे कि हीमोफीलिया, वर्णअंधता, सिकल सेल एनीमिया आदि। दूसरा है गुणसूत्रीय असमानताओं द्वारा, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये सब गुणसूत्र के बढ़ने घटने के कारण होते हैं। तीसरा है वातावरणीय कारकों द्वारा, जैसे कि कटा हुआ होंठ, कटा हुआ तालु। अब देखिए अगला है दूसरा नंबर उपार्जित रोग। तो देखिए उपार्जित रोग क्या होता है। ये रोग जन्म से नहीं होते परंतु जन्म के बाद किसी कारणवश उत्पन्न हो जाते हैं, इन्हें उपार्जित रोग कहते हैं। जो रोग जन्म से नहीं होते, ये जो उपार्जित रोग होते हैं जन्म से नहीं होते, ये किसी कारणवश, किसी चीज की कमी से, अधिक होने से शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं, इन्हें उपार्जित रोग कहते हैं। तो देखिए उपार्जित रोग दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है क्या, संक्रामक या संचरणीय रोग। तो देखिए क्या होता है, ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं, जैसे कि मलेरिया, टाइफाइड। ये व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलते हैं, तो ये क्या संक्रामक रोग होते हैं। संक्रामक रोगों को दो प्रकारों से बांटा गया है। नंबर ए है क्या, संसर्गज रोग, और फिर दूसरा है असंसर्गज रोग। तो देखिए ऐसे रोग जो शरीर के संपर्क से फैलते हैं उन्हें संसर्गज रोग कहते हैं, जैसे कि दाद, चेचक, खसरा, कुष्ठ आदि। ये सब शरीर के स्पर्श होने से, संपर्क में आने से फैलते हैं। अब ये क्या है, असंसर्गज रोग। तो देखिए क्या है, ऐसे रोग जो भौतिक कारकों यानी हवा, पानी, भोजन और वाहकों के द्वारा फैलते हैं उन्हें असंसर्गज रोग कहते हैं, जैसे कि हैजा, मलेरिया, प्लेग, हिपेटाइटिस आदि। अब दूसरा है असंक्रामक रोग यानी असंचरणीय रोग, जो रोग संपर्क में आने से नहीं फैलते। देखिए असंक्रामक या फिर असंचरणीय रोग। तो देखिए ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते उन्हें असंक्रामक रोग कहते हैं, जैसे कि रतौंधी और कैंसर। अब देखिए असंक्रामक रोगों के
मुख्यतः 7 प्रकार के होते हैं। जो असंक्रामक रोग होता है ये 7 प्रकार का होता है। तो देखिए नंबर ए क्या है, क्षय कारक रोग। ये रोग महत्वपूर्ण अंगों के सही से कार्य ना करने के कारण होते हैं। जो क्षय कारक रोग होते हैं, ये जो महत्वपूर्ण अंग हमारा होता है वो सही से ना कार्य करा तो ये रोग होता है। इन्हें क्षय कारक रोग कहते हैं, जैसे कि मिर्गी, हृदय रोग आदि। दूसरा है अल्पता रोग। तो देखिए क्या है अल्पता रोग बी वाला, ये रोग पोषक तत्वों, विटामिन, खनिजों तत्वों या हार्मोन्स की कमी के कारण होते हैं। उदाहरण के लिए मधुमेह, बेरी अंधा, अंधा यानी रतौंधी जिसे कह सकते हैं। ये लोग पोषक तत्वों की कमी के कारण होते हैं। अब देखिए तीसरा है सी नंबर, सी क्या देखिए, प्रत्युंजक रोग। जब शरीर किसी बाहरी पदार्थों के प्रति अति संवेदनशील हो जाता है तो उसे प्रत्युंजक रोग कहते हैं। जो शरीर होता है किसी बाहरी पदार्थ के प्रति अति संवेदनशील हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, किसी बाहरी पदार्थ का रोग हो जाता है तो उसे कहते हैं तो इसे कहते हैं प्रत्युंजक रोग। चौथा है डी वाला कैंसर। तो देखिए कैंसर क्या है, यह ऊतकों की असामान्य वृद्धि के कारण होता है, जिसे कैंसर कहते हैं। कैंसर जो होता है ऊतकों की असामान्य वृद्धि के कारण होता है, अधिक वृद्धि के कारण कह सकते हैं। अब देखिए अगला है मानसिक विकार। तो देखिए मानसिक तनाव के कारण उत्पन्न होने वाले रोगों को मानसिक विकार कहते हैं। उदाहरण के लिए अवसाद, सिर दर्द, पागलपन, स्मृति का कमजोर होना यानी याददाश्त का कमजोर होना, ये है मानसिक विकार। और अगला क्या है देखिए 6वां नंबर, वातावरणीय कारकों के कारण उत्पन्न होने वाले रोग। तो देखिए वातावरण में उपस्थित पराबैंगनी किरण, वायु प्रदूषकों, ध्वनि आदि के कारण अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे कि गर्मी के मौसम में शरीर में नमक की कमी, पसीना होता है जिससे नमक बाहर आता है, सर्दी में क्या होती है, सॉरी गर्मी में क्या होती है, नमक की कमी हो जाती है, बोलो ये वातावरणीय रोग है। अब देखिए अगला है 7वां नंबर, बुरी आदतों के कारण उत्पन्न रोग। धूम्रपान यानी जो लोग धूम्रपान करते हैं, सिगरेट बीड़ी पीते हैं, गुटखा तंबाकू आदि मादक पदार्थों के सेवन, नशे वाले पदार्थों के सेवन से उपयोग करने से तथा असंतुलित जीवन शैली के कारण भी अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। जैसे कि कोई है 15-20 घंटे सोता ही रहता है तो इस सबसे भी रोग उत्पन्न होते हैं। जैसे कि मोटापा, यकृत संबंधी रोग, मानसिक विकार, तो ये रोग होते हैं बुरी आदतों के कारण। अब देखिए आगे है अगला हेडिंग क्या है, मानव में संक्रामक रोग। देखिए मानव में संक्रामक रोग क्या है, मानव में संक्रामक रोग विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कृमि और कवकों द्वारा होता है। जो मानव में संक्रामक रोग होता है किसके द्वारा, विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कृमि और कवकों द्वारा होता है। अब देखिए रोगजनक, ऐसे सूक्ष्म जीव जिनसे रोग होते हैं उन्हें रोगजनक कहते हैं, जिनसे रोग होते हैं, जैसे कि विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, ये सब क्या है रोगजनक हैं। देखिए रोगों की प्रकृति के आधार पर मानव में होने वाले रोगों को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। देखिए पहला है विषाणु जनित रोग। तो देखिए विषाणु जनित रोग, विभिन्न प्रकार के विषाणु मानव में अनेक रोग उत्पन्न करते हैं, जिसमें इन्फ्लुएंजा, पीत ज्वर, हेपेटाइटिस, खसरा, एड्स, हर्पीस, रेबीज, डेंगू, पोलियो आदि प्रमुख रोग हैं। ये विषाणु जनित रोग हैं। तो देखिए पहला है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा रोग कैसे फैलता है, देखिए इसका रोगजनक जो है जिसके कारण यह होता है ये होता है आर्थोमिक्सो विषाणु के कारण। जो इन्फ्लुएंजा होता है आर्थोमिक्सो विषाणु के कारण होता है। संक्रमण देखिए कैसे फैलता है, संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने, छींकने पर निकलने वाले बिंदु कणों के द्वारा। जो छींकते हैं तो आपके जो कोई छींकता है तो उससे कुछ कण निकलते हैं बाहर, तो उस कणों के द्वारा फैलता है। खांसने से जो कण निकलते हैं उनसे फैलता है। लक्षण देखिए इन्फ्लुएंजा के, ठंडी लगना, बुखार आना, खांसना, छींकना आदि। अब देखिए इसके रोकथाम के उपाय एवं उपचार। देखिए पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन के इंजेक्शन से इस रोग की प्रबलता को कम करते हैं। रोगी के संक्रमित कपड़ों को उबलते पानी से साफ करना। इसके उपचार के लिए एमेंटाडीन औषधि का प्रयोग करना।
बहुत तेज बुखार होने पर गीले कपड़े की पट्टी का प्रयोग करना चाहिए। ये होता है इन्फ्लुएंजा के रोकथाम एवं उसके उपचार। अब देखिए दूसरा रोग क्या है, हिपेटाइटिस। तो देखिए हिपेटाइटिस रोग क्या होता है। दूसरा रोग है हिपेटाइटिस, ये सब विषाणु जनित रोग हैं। तो देखिए मानव में यकृत में सूजन होना, सूजन के कारण एक विशेष प्रकार के विषाणु हिपेटाइटिस द्वारा होता है। मनुष्य होते हैं, मनुष्य के यकृत में सूजन, जो सूजन होता है एक विशेष प्रकार के विषाणु द्वारा। तो विषाणु का नाम क्या है, हिपेटाइटिस, इसी के द्वारा उसमें सूजन होता है, यही हिपेटाइटिस होता है। तो देखिए हिपेटाइटिस 5 प्रकार के होते हैं, हिपेटाइटिस ए, हिपेटाइटिस बी, हिपेटाइटिस सी, हिपेटाइटिस डी और हिपेटाइटिस ई। ये 5 प्रकार के हिपेटाइटिस होते हैं। तो देखिए इनका संक्रमण किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से फैलते हैं। देखिए हेडिंग हमारा है संक्रमण। हिपेटाइटिस ए और ई विषाणु सामान्यतः मुख से प्रवेश करते हैं, जबकि हिपेटाइटिस बी और डी निम्न कारणों से होते हैं, जैसे कि दूषित रक्तदान, रक्तादान मतलब दूषित मतलब रक्त, किसी का दूषित रक्त अपने में लगवा ले, चढ़वा ले। अपरा द्वारा संक्रमित माता से गर्भस्थ शिशु को, जो हिपेटाइटिस बी होता है ये अपरा द्वारा माता के गर्भ से शिशु को हो जाता है। संक्रमित साथी के साथ लैंगिक संबंध बनाने से हिपेटाइटिस हो जाता है। हिपेटाइटिस सी सामान्यतः दूषित रुधिर चढ़ाने से फैलता है। अब देखिए इसके लक्षण, उल्टी आना, यकृत का बढ़ जाना, ज्वर आदि। उल्टी आएगा, यकृत में सूजन हो जाएगा यानी बड़ा हो जाएगा वो, और फिर ज्वर यानी बुखार होना। अब देखिए हिपेटाइटिस के परीक्षण, देखिए इसके परीक्षण के प्रकार किए जाते हैं, कैसे इसे टेस्ट करते हैं। देखिए एसबीटी यानी सीरम बिलिरुबिन टेस्ट, और एसजीपीटी यानी सीरम सीरम ग्लूटामिक पायरूबिक ट्रांस एमिनेज, और फिर है ELIS यानी एमिनो लिंक्ड एमिनो सार्बिंट एसे। ये इसके 3 टेस्ट होते हैं हेपेटाइटिस के। अब देखिए हेपेटाइटिस के रोकथाम एवं उपचार। देखिए ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट युक्त तथा कम प्रोटीन एवं वसा वाला भोजन करना चाहिए हेपेटाइटिस जिसको हो। शारीरिक संबंध बनाते समय कंडोम का उपयोग करना चाहिए। इंटरफेरॉन दवाओं का उपयोग करना चाहिए। हिपेटाइटिस का टीकाकरण करवाना चाहिए। यह है हिपेटाइटिस के रोकथाम के उपाय। अब देखिए तीसरा क्या है, विषाणु जनित रोग, साधारण जुखाम। देखिए साधारण जुखाम कैसे होता है, रोगजनक होता है राइनो विषाणु, जो जुखाम होता है राइनो विषाणु के कारण होता है। इसका संक्रमण देखिए संक्रमित व्यक्ति के छींकने और खांसने से निकलने वाले बिंदु कणों से यह रोग फैलता है। संक्रमित व्यक्ति द्वारा उपयोग की गई वस्तुओं से भी यह फैलता है। किसी को जुकाम है, कोई जैसे उसका कपड़ा आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको भी जुकाम हो सकता है। अब देखिए इसके लक्षण क्या क्या हैं साधारण जुकाम के। देखिए छींकना, खांसना, गले में दर्द होना, नाक का बंद हो जाना, सांस लेने में दिक्कत आदि, ये होता है साधारण जुकाम के लक्षण। अब आगे देखिए इसके रोकथाम के उपाय। तो देखिए रोकथाम के एवं उपचार, व्यक्तिगत साफ सफाई पर ध्यान देना, नियमित समय पर हाथ धोते रहना, एस्पिरिन और एंटी और क्या है एंटीहिस्टामिनिस्ट औषधि का उपयोग करना, नसल स्प्रे का उपयोग करना। तो ये है साधारण जुकाम के रोकथाम के उपाय और उपचार। अब देखिए अगला है चौथा नंबर, डेंगू बुखार। तो देखिए डेंगू बुखार क्या होता है, डेंगू फीवर। इसका रोगजनक क्या है, डेंगू विषाणु होता है। संक्रमण कैसे कैसे फैलता है, इसका संक्रमण क्या है, यह रोग मच्छर की एक प्रजाति एडिज एजिप्टा द्वारा फैलता है। एजिड एजिप्टा द्वारा क्या करता है, एजिप्टा द्वारा फैलता है। ये क्या है, एक विषाणु है, मच्छर जो है मच्छर का एक विषाणु है, डेंगू विषाणु इसी के द्वारा फैलता है। ये रोग किसके द्वारा फैलता है, एक प्रजाति मच्छर का जो है एडिज एजिप्टा, इसी के द्वारा फैलता है, इसके काटने से फैलता है। इसके लक्षण देखिए क्या है डेंगू बुखार के, तेज बुखार, गंभीर सिर दर्द, नेत्रों के पीछे दर्द, भूख न लगना, जी मचलाना और मांसपेशियों में दर्द, ये है डेंगू बुखार के लक्षण। अब देखिए इसके परीक्षण, इसके टेस्ट क्या क्या होता है। डेंगू के परीक्षण देखिए क्या है, एलिसा
एलिसा, और फिर बी क्या है, हे एसे, और फिर तीसरा है सी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी पीसीआर टेस्ट करा सकते हैं। तो ये 3 इसके टेस्ट हैं डेंगू के। अब आगे देखिए अगला आइटम क्या है, रोकथाम एवं उपचार, डेंगू के रोकथाम एवं डेंगू के उपचार। तो देखिए कैसे होता है। देखिए डेंगू की रोकथाम का सबसे महत्वपूर्ण उपाय है मच्छरों की प्रजनन की जगहों को समाप्त करना। जहाँ पे मच्छर रहते हैं उस जगह को समाप्त कर देना। अंधेरे तथा नमी वाले स्थानों पर कीटनाशकों डीडीटी का छिड़काव करना जिससे मच्छर कीड़े मर जाएं। इसके अतिरिक्त दरवाजों और खिड़कियों में जाली लगानी चाहिए जिससे मच्छर घर में ना आ सकें। अगर डेंगू बुखार की कोई विशेष प्रतिजैविक औषधि नहीं है, बुखार के समय पैरासीटामॉल ली जा सकती है। जो पैरासीटामॉल एक दवा होता है उसे भी ले सकते हैं डेंगू में। अब देखिए आगे अगला हेडिंग है रेबीज या हाइड्रोफोबिया। तो देखिए क्या है इसका रोगजनक, यह रोग टेहेप्डो विषाणु के कारण होता है। रेबीज एक गंभीर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग है जो कुत्तों और बंदर को काटने से होता है। देखिए संक्रमण कैसे होता है इसका, इस रोग का संक्रमण प्रायः कुत्ते तथा बंदर के काटने से होता है। इन जानवरों के लार में विषाणु पाया जाता है। जो लार होता है इनका, लार में विषाणु पाया जाता है और लार द्वारा ही दूसरे व्यक्ति में संक्रमण होता है। आगे देखिए इसके लक्षण क्या हैं रेबीज के। देखिए लक्षण, विषाणु के शरीर में प्रवेश करते ही पहले शरीर में उत्तेजना उत्पन्न होता है और बाद में मानसिक मस्तिष्क की कोशिकाओं एवं मेरुरज्जु को नष्ट कर देता है। जो विषाणु होता है ये रेबीज वाला विषाणु जो होता है शरीर में प्रवेश करते ही पहले तो क्या करता है उत्तेजना उत्पन्न करता है और बाद में मस्तिष्क की कोशिका को मेरुरज्जु को नष्ट कर देता है। सिर में तीव्र दर्द होता है होना रोग का विशेष लक्षण है। सिर में तीव्र दर्द होगा। शरीर में तीव्र ज्वर तथा गले एवं छाती की मांसपेशियों में ऐंठन होने लगेगी जिससे रोगी को घबराहट होती है। अगला हेडिंग है रोकथाम एवं उपचार। तो देखिए रेबीज के रोकथाम एवं उपचार देखिए क्या है। रेबीज रोकने हेतु कुत्ते एवं बिल्ली के बच्चों को टीकाकरण करवाना चाहिए। जो रेबीज को रोकने के लिए जो आप कुत्ता पाले हैं बिल्ली पाले हैं उनमें टीका लगवाना चाहिए। दूसरा संक्रमित कुत्तों के काटने पर टीका लगवाना चाहिए। पहले ये टीके 14 थे परंतु वर्तमान में केवल 6 खुराक ही दी जाती है। अब देखिए अगला क्या है, अगला है स्वाइन फ्लू। देखिए स्वाइन फ्लू क्या है, रोगजनक क्या है, इसका मतलब किस प्रकार से इसका रोगजनक क्या है। यह विषाणु जनित संक्रामक रोग है जो H1N1 विषाणु द्वारा होता है। संक्रामक देखिए कैसे फैलता है संक्रमण। स्वाइन फ्लू या श्वसन इन्फ्लुएंजा का श्वसन संबंधी रोग है। जो स्वाइन फ्लू है श्वसन इन्फ्लुएंजा का यानी सांस लेने से संबंधित रोग है। इसका विषाणु सुअरों के श्वसन तंत्र से संक्रमित करता है। जो सुअर होते हैं उसके श्वसन तंत्र से क्या करता है संक्रमित करता है, उससे मिलता जुलता है। इसका परिणाम सुअर में कफ और बलगम बनने लगता है। कफ और बलगम के कारण श्वसन के साथ मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। आगे देखिए इसके लक्षण क्या क्या हैं। देखिए इसका लक्षण, रोगी को 100 डिग्री फ़ारेनहाइट इससे भी अधिक बुखार रहता है। शरीर में कंपकपी तथा सिर दर्द होने लगता है। भूख कम हो जाती है। इस रोग का उद्भवन काल लगभग 1 से 4 दिनों तक होता है। अब देखिए इसके रोकथाम एवं उपचार। तो देखिए इसका रोकथाम एवं उपचार, टीकाकरण इस रोग के संक्रमण को रोकने या कम करने का सबसे अच्छा तरीका है। इस रोग के उपचार के लिए 2 औषधियां जैसे कि जेनामिविर या रेलेंजा तथा ओसेल्टामिविर या फिर टेमीफ्लू रोगों को दी जाती है। रोगी को इतनी दवा ये सब दी जाती है। अब देखिए अगला क्या है, दूसरा है अभी तक हमने पढ़ा विषाणु जनित रोग यानी वायरस से फैलने वाले रोग। लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे जीवाणु जनित रोग। क्या जीवाणु जनित रोग। तो देखिए क्या है जीवाणु जनित रोग। देखिए मानव में आहार जलवायु तथा मिट्टी में उपस्थित विविध प्रकार के जीवाणुओं के संक्रमण से अनेक रोग होते हैं जैसे कि निमोनिया, प्लेग, सुजाक, कुष्ठ रोग, कुकुर खांसी, रोहिणी, उपदंश, हैजा, क्षय रोग तथा धनुष्मंडन आदि रोग उत्पन्न होते हैं। ये सब हैं जीवाणु जनित रोग जो जीवाणुओं से फैलते हैं। एक देखिए नंबर 1 क्या है
जल तथा आहार में उपस्थित जीवाणुओं द्वारा रोग। देखिए, जल तथा आहार में उपस्थित जीवाणु द्वारा निम्न रोग उत्पन्न होते हैं। नंबर 1 क्या है? आत ज्वर या फिर मोतीझरा। तो देखिए, आत ज्वर या फिर मोतीझरा क्या है? देखिए, रोगजनक। इस रोग का रोगजनक भोजन में उपस्थित जीवाणु साल्मोनेला टाइफी होता है। इसे मियादी बुखार कहते हैं। जो आत ज्वर होता है या मोतीझरा होता है, इस रोग का जो रोगजनक होता है वो कहता है भोजन में उपस्थित जीवाणु साल्मोनेला टाइफी होता है। इसे मियादी बुखार भी कहते हैं। देखिए, इसका संक्रमण कैसे होता है। यह रोग संदूषित भोजन व जल एवं रोगों के मल मूत्र एवं जो रोगी होता है उसके मल मूत्र या थूक द्वारा फैलता है। इस रोग को फैलाने में मक्खियों की विशेष भूमिका रहती है। ये मल मूत्र से जीवाणुओं को अपने साथ लाकर घरेलू खाद्य पदार्थों को संक्रमित कर देती हैं। ये जीवाणु भोजन के साथ आंत में पहुंचकर आंत की भित्ति को क्षतिग्रस्त कर देती हैं। ये रोग क्या है? मक्खी द्वारा अधिक फैलता है, क्योंकि ये रोगी के मल मूत्र थूक पर बैठती हैं, वहां से आके फिर आपके भोजन पे बैठेंगी, खाने वाली सामग्री पे बैठेंगी, जिससे उनसे वो जीवाणु आ जाते हैं, जिससे आप उन्हें खाएंगे तो आप में बीमारी फैल जाएगी। देखिए, इस रोग के लक्षण क्या है। देखिए, रोगी के बदन तथा सिर में दर्द रहता है। 101 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार भी रहता है, परंतु नाड़ी की गति अपेक्षाकृत धीमी रहती है। लगभग 3 सप्ताह तक रहने वाला इस बुखार के पहले सप्ताह में बुखार व सिर दर्द होता है तथा दूसरे सप्ताह में रोगी का बुखार असाधारण रूप से बढ़ता है, जिसके फलस्वरूप ओंठों और जीभ पर पपड़ी जम जाती है, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। गंभीर अवस्था में आंत में रुधिर भी निकल सकता है। अब देखिए, इसके रोकथाम एवं उपचार। देखिए, इसके रोकथाम एवं उपचार क्या है। मोतीझरा का परीक्षण बिडाल टेस्ट से किया जाता है। बिडाल टेस्ट द्वारा इसे किया जाता है, जो बिडाल टेस्ट होता है। शिशुओं को टैब का टीका लगवा देना चाहिए। अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए। जल को उबालकर पीना चाहिए। अब देखिए, अगला क्या है। वायुवाहित तथा वायु में उपस्थित जीवाणु द्वारा रोग। नंबर 1 क्या है? न्यूमोनिया। तो देखिए, निमोनिया रोग क्या होता है। रोगजनक। यह रोग स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु द्वारा होने वाला फेफड़ों का गंभीर रोग है। जो निमोनिया है, फेफड़ों का होने वाला गंभीर रोग है। किसके कारण फैलता है? स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु के कारण। देखिए, संक्रमण यह कैसे फैलता है। यह सामान्यतः इन्फ्लुएंजा जैसे रोगों के संक्रमण के कारण उत्पन्न निम्न शारीरिक प्रतिरोधकता के कारण होता है। इस रोग का संक्रमण रोगी के थूक, बर्तन यानी जिस बर्तन का उपयोग करे, खाद्य एवं जल को ग्रहण करने से फैलता है। देखिए, इसके लक्षण क्या क्या है निमोनिया के। निमोनिया के लक्षण देखिए, अचानक शरीर का ठंडा होना, छाती में दर्द, भूरे स्लैम से युक्त जो थूक होता है, भूरे स्लैम से यानी कफ की तरह थूक निकलेगा, खांसी आएगी, शरीर के तापमान में वृद्धि होगी, जुकाम होना प्रारंभ हो जाता है। तो देखिए, इस रोग में क्या होता है, जो जिसको रोग होता है उसके छाती में दर्द होता है, शरीर ठंडा रहता है और फिर भूरे स्लेश थूक यानी थूक जो होता है बलगम के साथ थूक निकलता है, खांसी आती है बलगम के साथ और शरीर का तापमान में वृद्धि यानी बुखार चढ़ता रहता है। अब देखिए, इसके रोकथाम के उपाय। रोकथाम एवं उपचार। तो देखिए, रोगी को ठंड लगने से बचाना चाहिए। खाने में तरल एवं सुपाच्य भोजन देना चाहिए। रोगी को पूर्ण विश्राम करना चाहिए, आराम करना चाहिए पूरी तरह। पेनिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन और प्रतिजैविक का उपयोग करना चाहिए। अब देखिए, बी नंबर क्या है। काली खांसी। तो देखिए, क्या है काली खांसी। इसका रोगजनक क्या है। बोर्डटिला पेस्टिट जीवाणु। संक्रमण कैसे है, वायु के द्वारा फैलता है। जो काली खांसी है वायु के द्वारा फैलता है। लक्षण इसके हैं, सांस लेने में तकलीफ होती है। अब देखिए, इसके रोकथाम के उपाय एवं उपचार। तो देखिए, खांसते और छींकते समय मुंह और नाक को कपड़े से ढक लेना चाहिए। बच्चों को समय पर डीपीटी का टीका लगवाना चाहिए। इससे काली खांसी जो होती है ठीक होती है। इस प्रकार से काली खांसी फैलती है। इसके रोकथाम के उपाय हो गए। अब देखिए, अगला है सी नंबर, तपेदिक या फिर क्षय रोग यानी जिसे टीबी कहते हैं। तो देखिए, रोगजनक माइक्रोबैक्टीरियम
ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु, इसका जो रोगजनक होता है इसके द्वारा ये होता है। कैसे फैलता है संक्रमण, देखिए संक्रमित व्यक्ति के थूकने, छींकने और खांसने से यह रोग फैलता है। संक्रमित व्यक्ति के भोजन और जल जल द्वारा, अगर जिसको टीबी है उसका आप जूठा खा लेंगे तो भी आपको टीबी हो जाएगी। अब देखिए लक्षण इसके क्या क्या हैं। वजन में कमी, खांसी, बुखार, सिर दर्द तथा रुधिर युक्त बलगम, ये होते हैं इसके लक्षण। बलगम में खून आएगा। अगला हेडिंग देखिए क्या है, रोकथाम तथा उपाय। रोकथाम एवं उपचार इसके टीबी के, तो देखिए घर के कमरे साफ सुथरे होने चाहिए, रोगी को पौष्टिक आहार खिलाना चाहिए, बच्चों को बीजीजी का टीका लगवाना चाहिए, डॉक्टर की सलाह से रोगी को स्ट्रेप्टोमाइसिन औषधि का उपयोग करना चाहिए। अब देखिए दूसरा नंबर क्या है, सेकंड नंबर, मृदा में उपस्थित जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग, यानी जो मिट्टी में जीवाणु उत्पन्न होते हैं रहते हैं उनके द्वारा उत्पन्न रोग। देखिए पहला क्या है, धनुस्तंबा। देखिए धनुस्तंबा रोग क्या है, इसका रोगजनक जो है ब्लास्टुडियम टिटेनी जीवाणु होता है। संक्रमण देखिए कैसे होता है, कैसे फैलता है। यह जीवाणु प्रायः त्वचा में लगे घावों के द्वारा शरीर में प्रवेश करता है। इसके लक्षण देखिए क्या है, इसमें संपूर्ण शरीर के जोड़ों में दर्द होता है जिससे मांसपेशियों में खिंचाव उत्पन्न होता है। अधिकतर दर्द जबड़े और गर्दन में होता है। सबसे अधिक दर्द जो जहाँ पे होता है गर्दन और जबड़े में होता है धनुस्तंबा के। तो देखिए इसके रोकथाम के उपाय एवं उपचार। देखिए रोगी को तुरंत लक्षण दिखते ही टिटनेस एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। बच्चों को टिटनेस से बचाव के लिए डिप्ट या ट्रिपल एंटीजन या ट्रिपल वैक्सीन प्रत्येक 3 माह के अंतराल में लगवानी चाहिए। अब देखिए अगला क्या है, तीसरा है प्रोटोजोआ जनित मानव रोग, यानी प्रोटोजोआ से फैलने वाले मानव में रोग। तो देखिए लगभग 30 से ज़्यादा प्रोटोजोआ मानव में विभिन्न रोग उत्पन्न करते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख रोगों का वर्णन यहाँ किया गया है। तो देखिए नंबर 1 क्या है, अमीबा पेचिस, अमीबिये पेचिस। देखिए इसका रोगजनक है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका प्रोटोजोआ, इसके द्वारा फैलता है, इस प्रोटोजोआ द्वारा। संक्रमण देखिए इसका कैसे फैलता है, ये घरेलू मक्खी द्वारा। लक्षण देखिए कब्ज, पेट में दर्द, पेट में ऐंठन, रुधिर के थक्के वाला मल, यानी मल के साथ रुधिर का थक्का होगा, हल्का बुखार और गंभीर अवस्था में पेट में फोड़े या अल्सर हो जाना। अब देखिए अमीबिया पेचिस के रोकथाम के उपाय। रोकथाम एवं उपचार। देखिए इस रोग से बचने के लिए हरी सब्जियों को पोटेशियम परमंगनेट में 1 घंटे तक भिगोकर फिर उपयोग में लाना चाहिए। उबलता हुआ जल तथा ढका हुआ भोजन खाना चाहिए। एमेटिन नामक एक एल्कोलाइड से रोगी को कुछ समय के लिए आराम मिलता है। अब देखिए अगला क्या है, दूसरा नंबर रोग मलेरिया। तो देखिए मलेरिया रोग क्या है, 19वीं सदी तक लोग यह समझते थे कि मलेरिया रोग दलदली स्थानों से निकली गंदी व नम हवा के कारण होता है। इनका मलेरिया गंदगी हवा नाम इसी के कारण पड़ा। मलेरिया, मल और एरिया, मतलब मल का अर्थ होता है गंदगी, एरिया का मतलब होता है हवा। अब देखिए इसका रोगजनक क्या क्या है, ये मतलब किससे होता है। यह रोग एक कोशिकीय प्रोटोजोअन परजीवी प्लाज्मोडियम द्वारा होता है। इसका संक्रमण यानी ये फैलता कैसे है, देखिए इस रोग का वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर होता है। देखिए इसके लक्षण क्या क्या हैं मलेरिया के। तो देखिए मलेरिया में बुखार चढ़ने से पहले रोगी की भूख खत्म हो जाती है, मुंह सूखने लगता है, सिर, पेशियां और जोड़ों में दर्द होता था, जी मचलाने लगता है। आगे देखिए मलेरिया के रोकथाम एवं उपचार। तो अपने आसपास गंदे पानी को इकट्ठा ना होने दो, मच्छरों से बचाव के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करें, आसपास के गड्ढे में पानी को ना रुकने दें। अब आगे देखिए प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र, जिसके द्वारा फैलता है उसका जीवन चक्र कितना होता है। देखिए संक्रमित मादा एनोफिलीज मानव को काटती है तो प्लाज्मोडियम जीवाणु यानी कि स्पारोजाइट्स के रूप में मानव शरीर में घुस जाते हैं। प्रारंभ में यह परजीवी यकृत में अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं और फिर लाल रुधिर कणिकाओं पर आक्रमण करते हैं, जिससे लाल रक्त कणिकाएं फट जाती हैं। लाल रक्त कणिकाओं के फटने के साथ ही अविषालु टॉक्सिल पदार्थ हीमोजोइन निकलता है, तो ठिठुरन और प्रत्येक 3 से 4
दिन के अंतराल में आने वाला उच्च आवर्ती ज्वर के लिए उत्तरदायी होता है। अब आगे देखिए, जब मादा एनोफिलीज मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटती है तब परजीवी उसके शरीर में प्रवेश करती है और उनका आगे का परिवर्धन वहां होता है। ये परजीवी मच्छर में बहुसंख्यात्मक रूप से बढ़ते रहते हैं और जीवाणु बनते रहते हैं, बन जाते हैं, तो उसकी लाल ग्रंथियों में जमा हो जाते हैं। जब यह मच्छर किसी मानव को काटता है तो जीवाणु उसके शरीर में प्रवेश करते हैं और इस प्रकार वर्णित घटना आरंभ हो जाती है। मलेरिया परजीवी को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए मनुष्य और मच्छर दो परपोषियों की जरूरत पड़ती है। मादा एनोफिलीज रोगवाहक अर्थात रोग का संचरण करने वाली भी है, जो मच्छर होती है। आगे देखिए, इस रोग के उपचार के लिए एंटीमनी यौगिक का औषधि प्रयोग करना चाहिए। अब देखिए अगला रोग क्या है, रोग नंबर 4, हेलमिंथ जनित रोग। तो देखिए हेलमिंथ जनित रोग क्या है। मानव में कुछ रोग टीटीएसिस, एस्केरियासिस, फाइलेरियासिस आदि आदि हेल्मनीज कृमियों द्वारा होते हैं। इन रोगों का कुछ मुख्य वर्णन जो कृमि के द्वारा रोग फैलते हैं, जो कृमि होता है। देखिए पहला क्या है, एस्केरियासिस। देखिए एस्केरियासिस रोग क्या है, रोगजनक आंतों का यह रोग एक्सेसिस लुम्बिकाइडिस नामक निमेटोड द्वारा फैलता है। किसके द्वारा? निमेटोड द्वारा फैलता है, निमोटोड। यह रोग छोटे बच्चों में अधिक पाया जाता है। संक्रमण यानी एक फैलता कैसे है, देखिए एस्केरिस के अंडे रोगी की आंत में उपस्थित होते हैं तथा मल के साथ बाहर आ जाते हैं। ये मिट्टी, जल, पौधे व पालतू पशुओं के दूध को संदूषित कर देते हैं। ये संदूषित पदार्थ स्वस्थ मानव के संपर्क में भोजन व दूध पीने आते हैं तो ये अंडे स्वस्थ मनुष्य की आंत में पहुंच जाते हैं। अब देखिए इसके लक्षण क्या हैं एस्केरियासिस के। पेट में दर्द, अनिद्रा, नींद नहीं आएगी, भूख कम लगेगा, घबराहट और ऐंठन होगा। देखिए इसके रोकथाम एवं उपचार। देखिए भोजन करने से पूर्व हाथों को साबुन से धोना चाहिए। व्यक्तिगत एवं सामाजिक साफ सफाई इस रोग के सर्वप्रथम रोकथाम है। अब देखिए अगला क्या है, अगला हेडिंग है फील पांव या फिर हाथी पांव। तो देखिए रोगजनक, यह रोग फाइलेरिया कृमि यानी बुचेरिया बेनक्रोफटाई के द्वारा उत्पन्न होता है। यह लसिका वाहिनियों में परजीवी के रूप में रहता है, जो फीलपांव यानी हाथी पांव रोग होता है। संक्रमण देखिए मानव में इस रोग का संक्रमण मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। क्यूलेक्स मच्छर जो होता है उसके काटने से। इसके लक्षण देखिए क्या क्या है, शरीर में झुंझलाहट, लसिका वाहिनी में रुकावट, पैरों में सूजन के कारण पैर हाथी के समान दिखाई पड़ते हैं, इसलिए इसे हाथी पांव कहते हैं, यानी पैर फूलकर मोटा हो जाता है, पैर सूज जाता है। आगे देखिए क्या है इसके रोकथाम के उपचार। तो देखिए मच्छर के काटने से बचाव करना चाहिए, प्रौढ़ कृमियों के लिए रासायनिक औषधि का प्रयोग करना चाहिए, मच्छरों की रोकथाम हेतु उपाय करने चाहिए। अगला देखिए क्या है 5वां नंबर, कवक जनित रोग यानी जो रोग कवक से फैलते हैं। तो देखिए क्या है पहला, दाद रोग। देखिए जिसे कहते हैं रिंग वार्म। तो देखिए रोगजनक, देखिए इसका दाद फैलता कैसे, रोगजनक इसका क्या है, यहाँ पे देखिए माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटान और एपिडर्मोफाइटान आदि वंश के कवक त्वचा संबंधी रोग हैं। ये सब जो कवक हैं इनसे त्वचा संबंधी रोग होता है, खुजली और फिर दाद, यही सब। अब देखिए संक्रमण कैसे फैलता है, संक्रमित व्यक्ति द्वारा उपयोग की गई वस्तुओं द्वारा या कपड़ा द्वारा यह फैलता है। अगर कोई व्यक्ति कपड़ा पहना है रोगी व्यक्ति, आप उसे पहनेंगे या उसके साथ बैठेंगे तो आपको यह रोग फैलेगा। आगे देखिए अगर इसके लक्षण देखिए क्या क्या हैं, त्वचा पर दाने निकल जाते हैं जो बाद में लाल रंग के हो जाते हैं। दाने रिंग के रूप में पाए जाते हैं, इसलिए त्वचा रूखी हो जाती है, मतलब दाने पहले होंगे उसका एक गोल सा बन जाएगा। अब देखिए इसके रोकथाम एवं उपचार। तो देखिए व्यक्तिगत साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए, कवक रोधी क्रीम का उपयोग करना चाहिए जैसे कि रिंग गार्ड। अब देखिए अगला हेडिंग क्या है, मानव में सामान्य
असंक्रामक रोग, सामान्य जो असंक्रामक रोग होते हैं। देखिए क्या है, मधुमेह, गठिया, हृदय रोग, कैंसर आदि मुख्य असंक्रामक रोग हैं। तो देखिए पहला है कैंसर। तो देखिए कैंसर क्या है, देखिए कोशिकाओं का असामान्य और अनियंत्रित रूप से विभाजित हो जाना ही कैंसर है। कैंसर कोशिकाएं अपने आसपास के ऊतकों पर आक्रमण करके उन्हें नष्ट कर देती हैं। ये कोशिकाएं असामान्य वृद्धि करके धीरे धीरे गांठों का रूप ले लेती हैं, जिसके कारण आबुर्द या न्यूप्लाज्म का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से होता है कैंसर। अब देखिए कैंसर होने के कारण क्या हैं। देखिए कैंसर होने के कारण, कैंसर विकसित करने के अनेक कारक होते हैं। ये कारक भौतिक एवं रासायनिक, विकिरण और जैविक हो सकते हैं। इसके लक्षण देखिए, मस्से या तिल में अचानक वृद्धि होना, चिरस्थायी अपच या निगलने में कठिनाई होना, अनावश्यक रुधिर स्राव होना, स्तनों में मोटाई व अचानक वृद्धि होना, ये कैंसर के लक्षण हैं। अब देखिए रोकथाम एवं उपचार। देखिए रोकथाम एवं उपचार, प्रदूषण को कम करना चाहिए, धूम्रपान को कम करना चाहिए, धूम्रपान नहीं करना चाहिए, पान, गुटखा, तंबाकू, शराब आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। अब देखिए दूसरा क्या है, उपार्जित प्रतिरक्षा यानी न्यूनता संलक्षण, एड्स। तो देखिए एड्स क्या है, एड्स का अर्थ है प्रतिरक्षा की न्यूनता जो व्यक्ति के जीवन को क्षति होती, व्यक्ति के जीवन में क्या होती, क्षति होती है। यह रोग HIV के कारण होता है, जो शरीर में प्रतिरक्षा को क्षति पहुंचाता है। देखिए एड्स के लक्षण क्या क्या हैं, बार बार सामान्य रोगों से ग्रसित रहना, यानी उसे कोई ना कोई रोग रहेगा। रोगी को लगातार बुखार आना, दस्त लगना, धीरे धीरे शरीर का वजन कम होना, शरीर की प्रतिरक्षा क्षमता में कमी आना। अब देखिए HIV की संरचना, HIV का संरक्षण कैसे फैलता है, संचरण। HIV का संचरण संक्रमित माता से उसके गर्भास्थ शिशु को होता है। संक्रमित व्यक्ति से असुरक्षित यौन संबंध बनाने से भी एड्स रोग होता है। HIV की संक्रमण की पहचान देखिए कैसे कर सकते हैं, ELISA का टेस्ट करा सकते हैं और PCR टेस्ट द्वारा इसे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसके द्वारा इसकी पहचान कर सकते हैं। अब आगे देखिए क्या है, HIV की रोकथाम एवं उपचार। देखिए कंडोम का उपयोग एवं सुरक्षित यौन संबंध द्वारा, रक्तदान से पहले HIV का परीक्षण करें, रक्त चढ़वाने से पहले HIV का टेस्ट करवा लेना चाहिए। एड्स के बारे में जागरूकता फैलाकर। अब देखिए आगे क्या है, अगला हेडिंग है ड्रग और अल्कोहल कुप्रयोग, यानी नशीली दवाओं और शराब का दुरुपयोग। तो देखिए वर्तमान में युवाओं में शराब व ड्रग का प्रचलन बढ़ रहा है, जो कि हमारे लिए चिंता का विषय है। साधारणतया ओपियाइटिस्ट, कैनेबिनाइटिस और कोका एल्केलाइड्स का उपयोग युवाओं के द्वारा किया जा रहा है। इनका साधारण परिचय इस प्रकार से, नंबर 1 है ओपियाइड्स। देखिए ओपियाइड्स क्या है, ओपियाइड्स देखिए क्या है, ये अवसाद ड्रग होती है जो हमारे शरीर की क्रियाओं को धीमा कर देती है। ये हमारे पाचन से होकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में उपस्थित ओपियाइस ग्रंथियों से मिलकर उनकी क्रियाओं को धीमा करती है। मॉर्फिन शब्द शल्य क्रिया में उपयोगी होता है। ये दर्द निवारक की तरह कार्य करता है, यानी जब इसे आप लेंगे तो दर्द निवारक, मतलब आप शरीर में कोई दर्द रहेगा तो उससे छुटकारा मिलेगा। क्या है, एक प्रकार का ड्रग है, नशीली दवा है, जिससे आपका जो है तंत्रिका तंत्र धीमा कार्य करेगा। अब देखिए आगे क्या है, प्राप्ति पादप। तो देखिए ये अफीम वनस्पतिक नामक पाइपर सोमनीफेरस के लैक्टेस यानी दूध के निष्कर्षण से प्राप्त होता है। जो अफीम वनस्पति का नाम है पैपेवर, इसे सोमनीफेरस के लैटेक्स यानी दूध से प्राप्त होता है। जब इस पौधों में पुष्पकली बन जाती है तो उसमें हल्का चीरा लगाकर लैक्टेस को निकाल दिया जाता है। ये मॉर्फिन होती है। अब देखिए इसे बनाने की प्रक्रिया, इसे मॉर्फिन के एसिटिलीकरण से प्राप्त किया जाता है, जिससे यह रासायनिक रूप से
डाई एसिटिल मार्फिन कहलाता है। ये सफ़ेद पाउडर के रूप में होता है। यह गंधहीन, तीखा, रवेदार यौगिक है। इसे सामान्यतः स्मैक या फिर हेरोइन के नाम से भी जाना जाता है। इसे नाक द्वारा सांस लेकर अंदर खींचा जाता है या इंजेक्शन के प्रयोग से लिया जाता है। अब आगे देखिए, अगला क्या है, कैनाबिनाइड्स। देखिए कैनाबिनाइड्स क्या है, ये भी अवसाद होते हैं, यानी नशीली दवा होती है जो हमारे मस्तिष्क में उपस्थित कैनाबिनाइड्स ग्राहियों द्वारा उपयोग किए जाते हैं, ग्रहण किए जाते हैं। ये प्रायः रक्त परिवहन तंत्र को प्रभावित करते हैं। पादप प्राप्ति यानी किस पौधे से प्राप्त होता है, देखिए ये भांग वनस्पति नाम के, जो भांग होता है, ये भांग वनस्पति नाम के कैनबिस, एक पौधा होता है कैनबिस सेटाइवा। क्या होता है, ये भांग वनस्पति नाम के कैनबिस सेटाइवा पौधों के पुष्पक्रम वड या पौधों की राल में प्राप्त किए जाते हैं। अब देखिए इसके बनाने की प्रक्रिया देखिए, चूंकि ये रासायनिक यौगिकों का समूह है, इसमें कैनबिस सेटाइवा के पुष्पक्रम वड, राल व पुष्प के शीर्ष भाग को अलग अलग मात्रा में मिलाकर नए संयोजन बनाए जाते हैं, जिससे मैरिजुआना, चरस, गांजा, भांग के काम आते हैं। आमतौर पर इन्हें धूम्रपान मुंह द्वारा चबाकर शरीर के अंदर लिया जाता है। कुछ खिलाड़ी कैनाबिनाइसिस के दुरुपयोग करते हैं, जो खिलाड़ी हैं खेलों में वो इसका उपयोग करते हैं। आगे देखिए, अगला हेडिंग है कोका एल्कोलाइट्स। देखिए क्या है, इसे कोकीन कोका के नाम से भी जाना जाता है। यह एक उद्दीपक है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को उद्दीपित का कार्य करता है। यह तंत्रिका प्रेषक या फिर न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन के संवाहक को रोक देता है। इसे सांस के साथ खींचा जाता है। प्राप्ति पादक यानी किस पौधे से प्राप्त होता है, देखिए इसे एरिथ्रोजाइलम कोका नामक पौधों से प्राप्त किया जाता है, जी की मूलता दक्षिण अफ्रीका में होती है। इसकी जो मूलता यानी जो प्राप्त होता है दक्षिणी अफ्रीका से। इसके प्रभाव देखिए, ये शरीर में उत्तेजना, सुखायास और स्फूर्ति पैदा करते हैं, परंतु अधिक मात्रा में लेने पर विभ्रम हो जाता है। देखिए अगला क्या है, आगे है धतूरा व फिर बैलोडोना। देखिए धतूरा एस्ट्रेमोनियम या फिर एट्रोपा बैलोडोना नामक पौधों से प्राप्त होता है। धतूरे के बीज व एट्रोपा बैलोडोना का संपूर्ण भाग नशीले पदार्थ के रूप में काम आते हैं। ये विभ्रम उत्पन्न करते हैं, इसके अधिक सेवन से मृत्यु भी हो जाती है। अगला है निकोटीन। तो देखिए निकोटीन क्या है, देखिए यहाँ पे निकोटीन क्या है। देखिए निकोटीन क्या होता है, तंबाकू का प्रयोग मनुष्य पिछले 400 से भी अधिक वर्षों से करता आ रहा है। इसे वह बीड़ी, सिगरेट, हुक्के आदि के रूप में इसके पत्ते को चबाकर या अच्छी तरह पीसकर नाक द्वारा सूंघा जाता है, जो निकोटीन होता है। तंबाकू में निकोटीन होता है, जो तंबाकू होता है उसमें निकोटीन होता है, जो एड्रिनल ग्रंथि को उद्दीपित करता है, जिससे यह ग्रंथि एड्रेनलिन व नॉर एड्रेनलिन हार्मोन्स का स्राव बढ़ा देती है, जिससे उत्तेजना, रक्तचाप, श्वसन दर व हृदय गति बढ़ जाती है। ये होता है निकोटीन यानी तंबाकू। अब आगे देखिए, अगला हेडिंग है, अगला क्या, किशोरावस्था और ड्रग अल्कोहल कुप्रयोग। देखिए क्या है, बालक की 15 से 18 वर्ष की उम्र को किशोरावस्था माना जाता है। ये वो अवस्था होती है जो बचपन को युवा अवस्था को जोड़ती है। इस अवस्था में बच्चे में बहुत शारीरिक, मानसिक व व्यवहारात्मक परिवर्तन होते हैं। ऐसे बालक में कभी कभी अनजाने तो कभी कभी आकर्षणवश ड्रग या अल्कोहल के प्रति आकर्षित हो जाते हैं और इनके अधिक प्रयोग से बच्चे इनके आदी भी हो जाते हैं। किशोरों की प्राकृतिक जिज्ञासा, प्रतियोगिता की अंधी दौड़ एवं नशे के प्रति का सूजक मानना आदि ऐसे कारण है जिनकी वजह से किशोर ड्रग व अल्कोहल से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। आगे देखिए, टेलीविजन और सिनेमा में हीरो को शराब सिगरेट पीकर
बड़े बड़े काम करते देखना, लड़कियों को प्रभावित करना, आज ये ऐसी चीजें ही किशोर अवस्था को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं, बिगाड़ती हैं। अब आगे देखिए क्या है, आगे व्यसन एवं निर्भरता। देखिए क्या है, व्यसन नशा लेने की वह स्थिति है जिसमें बालक मनुष्य नशे के प्रति मनोवैज्ञानिक रूप से आसक्त हो जाता है और उसकी जरूरत ना होते हुए भी नशे की आवश्यकता महसूस करता है और अपने आप को अधूरा महसूस करता है। यह व्यक्ति यह व्यक्ति के मन की वह स्थिति है जब शरीर को नशे की आवश्यकता नहीं परंतु मन उसके प्रति आसक्त हो जाता है और उसके उसके बिना वह रह नहीं पाता, जिससे अनेक लक्षण दिखते हैं। दुर्बलता, असहायपन, बेचैनी होना, तेज पसीना आना, शरीर में कंपन होना। अब आगे देखिए क्या है, ड्रग अल्कोहल के कुप्रयोग के प्रभाव। तो देखिए नशे के तत्कालिक व दूरगामी प्रभाव होते हैं, जैसे कि नशे के लिए चोरी करना, घर को आर्थिक रूप से हानि पहुंचाना, अनियमित व अनापेक्षिक व्यवहार करना, हिंसा बर्बरता। नशे का देखिए, नशे नशे जो लोग जो नशे के आदी हो जाते हैं, अगर उन्हें पैसे नहीं मिलेगा तो चोरी करेंगे, घर की आर्थिक स्थिति को क्षति पहुंचाएंगे, अगर घर का सामान चोरी करेंगे बेचेंगे तो घर की आर्थिक स्थिति को क्षति होगी। अब आगे देखिए क्या है, इसके रोकथाम एवं नियंत्रण। तो देखिए रोकथाम और नियंत्रण। तो देखिए अल्कोहल या ड्रग व्यक्ति की किशोरावस्था में इनके प्रति अधिक आकर्षित होता है और ऐसी आदतों से हमारे किशोरों और युवाओं को बचाना होगा। ऐसी आदतों से हमारे देश के जो किशोर हैं, युवा, उन्हें बचाना होगा। हम निम्न उपाय कर सकते हैं। देखिए आवश्यक समकक्षी दबाव से बचें, माता और पिता समकक्षियों से सहायता लेना, संकट के संकेतों को देखना, व्यावसायिक और चिकित्सा सहायता लेना। अब आगे देखिए क्या है, प्रतिरक्षा। तो देखिए प्रतिरक्षा क्या है, प्रतिरक्षा को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है, शरीर की वह क्षमता जिसके द्वारा शरीर बाहरी पदार्थों को पहचान लेता है व उन्हें अपने ऊतकों को बिना क्षति पहुंचाए निष्प्रभावित, निष्कासित और उपादित कर देता है, वो होता है प्रतिरक्षा। तो देखिए प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है। नंबर एक होती है सहज प्रतिरक्षा, दूसरी होती है उपार्जित प्रतिरक्षा। तो देखिए पहला है सहज प्रतिरक्षा, जिसे अविशिष्ट प्रतिरक्षा भी कहते हैं। तो देखिए माता पिता से संतानों में प्राप्त होने वाले प्रतिरक्षा को सहज प्रतिरक्षा कहते हैं। सहज प्रतिरक्षा में 4 प्रकार के रोध होते हैं। जो सहज प्रतिरक्षा होती है इसमें 4 प्रकार के रोध होते हैं। देखिए नंबर 1 होता है शारीरिक रोध। तो देखिए शारीरिक रोध क्या है, देखिए शारीरिक रोध हमारे शरीर पर त्वचा मुख्य रोध है जो सूक्ष्म जीवों के प्रवेश को रोकती है। श्वसन, जठरांत और जनन मूत्र पथ को आस्तीन करने वाली एपिथीलियम का स्लेमा ओलेप भी शरीर में घुसने वाले रोगाणु को रोकने में सहायता करता है। दूसरा देखिए क्या है, कायिकी रोध। अमाशय में अम्ल, मुंह में लार, आंखों में आंसू, ये सभी रोगाणु वृद्धि को रोकते हैं। अब देखिए तीसरा क्या है, कोशिकीय रोध। हमारे शरीर में रक्त में बहुरूप केंद्रक, श्वेताणु, उदासीन, रंजी जैसे कुछ प्रकार के श्वेताणु और एक केंद्राणु तथा प्राकृतिक मारक लिम्फोसाइट्स के प्रकार एवं ऊतकों में बृहद भक्षकांड रोगाणु का भक्षण एवं नष्ट होना, जो होता है क्या होता है, कोशिकीय रोध होता है। आगे देखिए क्या है, साइटोकाइन रोध। देखिए साइटोकाइन रोध क्या होता है, देखिए विषाणु संक्रमित कोशिकाओं यानी इंटरफेरॉन नामक प्रोटीन का स्रावण करती हैं जो असंक्रमित कोशिकाओं को और आगे विषाणु संक्रमण से बचाती हैं, जो होता है साइटोकाइन रोध। अगर देखिए उपार्जित प्रतिरक्षा। तो देखिए उपार्जित प्रतिरक्षा क्या है, जन्म के बाद प्राप्त होने वाले प्रतिरक्षा को उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। यह प्रतिरक्षा प्रतिजन विशिष्ट होती है। इसका मुख्य गुण स्मृति होता है, स्मृति यानी याददाश्त। जब शरीर में रोग कारक प्रथम बार प्रवेश करता है, जो शरीर होता है जब शरीर में
रोग कारक प्रथम बार यानी पहली बार प्रवेश करता है तब प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिरक्षी बनाकर शरीर प्रतिक्रिया दर्शाता है। क्या करता है? शरीर क्या करता है? प्रतिक्रिया दर्शाता है। क्या करता है? प्रतिक्रिया दर्शाता है। शरीर होता है क्या करता है? प्रतिक्रिया दर्शाता है। आगे देखिए, उसे प्राथमिक अनुक्रिया कहते हैं। इस अनुक्रिया के दौरान स्मृति कोशिकाएं बनती हैं, अतः जब वह रोग कारक शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो प्रतिरक्षा तंत्र पूर्व निर्मित स्मृति कोशिकाओं के सहयोग से अधिक मात्रा में प्रतिरक्षी निर्मित कर उच्च तीव्रता की अनुक्रिया करती हैं, जिसे द्वितीय प्रतिरक्षा अनुक्रिया कहते हैं। आगे देखिए, प्राथमिक और द्वितीयक प्रतिरक्षा अनुक्रियाएं हमारे शरीर के रक्त में मौजूद दो विशेष प्रकार के लक्षण द्वारा होती हैं। ये हैं बी लक्षण और टी लक्षण। देखिए, नंबर 1 है सक्रिय प्रतिरक्षा। तो देखिए, सक्रिय प्रतिरक्षा क्या होता है? देखिए, जब रोग कारक यौन अथवा एंटीजन के प्रवेश करने पर शरीर में प्रतिरक्षा बनते हैं। जब रोग कारक अथवा एंटीजन के प्रवेश करने पर शरीर में प्रतिरक्षा बनते हैं, इस प्रकार की प्रतिरक्षा सक्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। ये प्रतिरक्षी धीमी होती हैं तथा प्रभावी होने में समय लेती हैं। प्राकृतिक संक्रमण एवं संक्रामक जीव का शरीर में प्रवेश करने की प्राकृतिक सक्रिया जो होता है सक्रिय प्रतिरक्षा प्राप्त होती है तथा टीकाकरण द्वारा रोगाणु अथवा एंटीजन को जानबूझकर शरीर में प्रवेश कराने को कृत्रिम प्रतिरक्षा कहते हैं। जब आप इस इंजेक्शन के द्वारा जो कृत्रिम प्रतिरक्षा है रोगाणु को अपने द्वारा रोगाणुओं को अपने शरीर में प्रवेश कराते हैं तो ये क्या होता है? कृत्रिम प्रतिरक्षा होता है। आगे देखिए क्या है? निष्क्रिय प्रतिरक्षा। अगला हेडिंग है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। तो देखिए, निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या है? जब शरीर की रक्षा के लिए बनाए गए प्रतिरक्षा को शरीर में प्रवेश कराया जाता है तो निष्क्रिय प्रतिरक्षा होती है। यह प्रतिरक्षा शीघ्रता से प्रयत्नशील हो जाती है लेकिन कम अवधि तक ही प्रभावकारी होती है। आगे देखिए, गर्भावस्था के दौरान भ्रूण को माता से प्लेसेंटा द्वारा आईजीजी मिलता है। क्या मिलता है? एलजीजी मिलता है तथा दुग्ध श्रावण के दौरान कोलेस्ट्रम से मादा भ्रूण को आईजीए उपलब्ध कराती है, जो कि प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा के उदाहरण हैं। आगे देखिए, क्या है? सांप के काटे जाने अथवा घातक रोगों एवं टिटनेस, रेबीज एवं डिप्थीरिया के उपचार हेतु दिया जाने वाला एंटीविनम एंटीटॉक्सिन कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है। अब ये क्या है? शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र। तो देखिए, शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र क्या है? आगे देखिए, अगला हेडिंग हमारा शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र। तो देखिए क्या है आगे? रोग प्रतिरोधक क्षमता से संबंधित समस्त संरचनाओं का सामूहिक रूप से प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। जो रोग प्रतिरोधक क्षमता से संबंधित समस्त संरचना जो होती है, संरचनाओं का समूह जो रूप होता है उसे कहते हैं प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। अब देखिए आगे देखिए, इसके अंतर्गत लसिकाभ अंग, ऊतक कोशिकाएं एवं प्रतिरक्षी सम्मिलित हैं। जो शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र होता है इसके अंतर्गत क्या है? लसिकाभ अंग, ऊतक कोशिका एवं प्रतिरक्षी अंग सम्मिलित हैं। आगे देखिए, लसिकाभ अंग क्या होता है? लसिकाण की उत्पत्ति या फिर परिपक्वन तथा परचूनोक्रमण से संबंधित अंगों को लसिकाभ अंग कहते हैं। आगे देखिए क्या है? प्राथमिक लसिकाभ अंग। देखिए, वह अंग जहां अपरिपक्व लसिकाणु प्रतिजन के प्रति संवेदनशील लसिकाण में विभेदित हो जाते हैं, उन्हें प्राथमिक लसिकाभ अंग कहते हैं। उदाहरण के लिए अस्थिमज्जा एवं थाइमस। अब देखिए द्वितीय लसिकाभ अंग। तो देखिए, द्वितीय लसिकाभ अंग क्या होते हैं? वह अंग जहां लसिकाणुओं की प्रतिजन के साथ पारस्परिक क्रिया होती है तथा लसिकाणुओं की संख्या में वृद्धि व सक्रियण होता है, उन्हें द्वितीयक लसिकाभ अंग कहते हैं। उदाहरण के लिए प्लीहा, लसिका, ग्रंथियां, टॉन्सिल, पेयर, पेचड़ एवं परिशेषिका। अस्थिमज्जा तथा थाइमस में टी लसिकाणु का परिवर्धन एवं परिपक्वन होता है।
अब देखिए अगला हेडिंग है टीकाकरण एवं प्रतिरक्षण। तो देखिए क्या है, किसी असक्रिय अनुग्रह या मृत सूक्ष्मजीव या फिर उससे उत्पन्न होने वाले विष की अति सूक्ष्म मात्रा को शरीर में प्रवेश कराने की क्रिया को टीकाकरण कहते हैं। यानी किसी सूक्ष्म चीज को शरीर के अंदर प्रवेश कराने की क्रिया को क्या कहते हैं, टीकाकरण कहते हैं। तथा जो पदार्थ शरीर में प्रवेश कराया जाता है उसे टीका यानी वैक्सीन कहते हैं। टीके के मृत, कमजोर या संवर्धित प्रतिजन रोगजनक होते हैं। जब किसी व्यक्ति को टीका लगाया जाता है तो ये निष्क्रिय प्रतिजन उस व्यक्ति के शरीर में प्रतिरक्षियों का निर्माण को प्रेरित करते हैं। प्रतिरक्षा का जो प्रतिरक्षा तंत्र होते हैं उन्हें उसके निर्माण को बढ़ाते हैं। ये प्रतिरक्षी लंबे समय तक 6 माह से जीवन पर्याप्त होते हैं, शरीर को संक्रमण से बचाते हैं। टीका लगता है, टीका 6 महीने तक हमारे शरीर को क्या करता है, रक्षा करता है। आगे देखिए क्या है, टीकाकरण का सिद्धांत प्रतिरक्षा तंत्र के स्मृति के गुण पर आधारित है। टीकाकरण के स्मृति बी व टी कोशिकाएं भी बनती हैं जो रोगजनक को जल्दी पहचान कर प्रतिरक्षियों के उत्पादन द्वारा रोगजनकों को खत्म करने में मदद करती हैं। इस प्रकार प्रतिरक्षण सक्रिय प्रतिरक्षण के अंतर्गत आता है। आगे देखिए क्या है, कई बार घातक रोगजनकों के संक्रमण से रक्षा हेतु तुरंत प्रतिरक्षियों की आवश्यकता होती है। इसके लिए टीके द्वारा सीधे ही प्रतिरक्षी या प्रतिआवित शरीर में प्रवेश कराया जाता है। जैसे कि जहरीले सांप के काटने पर टिटनेस में जो टीके लगाए जाते हैं उनमें पहले से निर्मित प्रतिरक्षी होते हैं। इस प्रकार प्रतिरक्षीकरण को निष्क्रिय प्रतिरक्षीकरण कहते हैं। टीके लगवाकर रोग प्रतिरक्षा प्राप्त करना टीकाकरण कहलाता है। अब देखिए अगला हेडिंग है एलर्जी। तो देखिए एलर्जी क्या है, किसी व्यक्ति द्वारा किन्हीं बाह्य कणों या पदार्थ के संपर्क में आने पर प्रकट की जाने वाली अति संवेदनशील यानी आवश्यकता से अधिक को ही एलर्जी कहते हैं। कोई संवेदनशील आवश्यकता से अधिक शरीर में हो जाएगा तो एलर्जी हो जाएगा। एलर्जी शब्द का उपयोग सर्वप्रथम 1905 ईस्वी में क्लीमेंट प्रहर फॉन पिरेक ने किया था। अब देखिए एलर्जी के कारक, वह कारक जिनके कारण कोई व्यक्ति अति संवेदनशील प्रकट करता है उन्हें एलर्जी कहते हैं। जैसे कि देखिए, जैसे कि धूल के कण, ठंड गर्मी, फर, पंख, इत्र की खुशबू, कपड़ा, परागकण, माइट्स, साबुन, कोई विशिष्ट हवा, सूर्य का प्रकाशन, दुग्धन इत्यादि। देखिए लक्षण, एलर्जी का कारण प्रायः अलग अलग होता है परंतु सामान्यतया इसमें त्वचा, म्यूकस, झिल्लियां, श्वसन तंत्र अधिक प्रभावित होता है। छींकना, खांसना, नाक बहना, सांस लेने में परेशानी इत्यादि। देखिए क्रिया विधि क्या है, सर्वप्रथम देखिए क्या होता है, क्रिया विधि क्या है इसमें, सर्वप्रथम एलर्जी कारक एवं प्रतिजन की तरह कार्य करता है और प्रतिरक्षी का निर्माण प्रारंभ करता है। ये प्रतिरक्षी संयोजी ऊतक की मास्ट कोशिकाओं व बेसोफिल से जुड़ जाती हैं। इन प्रतिरक्षी में IgE इम्यूनोग्लोबिन पाया जाता है। इम्यूनोग्लोबिन पाया जाता है, IQ इम्यूनोग्लोबिन। तो ये होता है इस प्रकार से क्रिया विधि। अब देखिए इसके उपचार। तो देखिए परतहिस्टामिन, एड्रेनालिन और स्टीराइगो जैसी औषधियों के प्रयोग से एलर्जी का लक्षण घट जाता है, लेकिन आधुनिक जीवन शैली के फलस्वरूप लोगों में प्रतिरक्षा घटी है और एलर्जनों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ी है। दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो यह वीडियो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए 1 शॉट का वीडियो है, तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।